अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अपना लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट किया था और अब तक हमने इसकी डेफिनेशन और बेसिक टाइप्स डिस्कस की थी, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्टूडेंट्स इस लर्निंग के टॉपिक पे फर्दर हमने इसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको डिस्कस करना है। लर्निंग के बेसिकली 4 डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं: लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय इनसाइट, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो इस वीडियो में हम लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर को डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इज़ अ मेथड ऑफ लर्निंग इन विच वेरियस रिस्पॉन्सेज आर टेंटेटिवली ट्राइड, सम आर डिस्कार्डेड until a solution is attained। यानी ये लर्निंग का वो मेथड है ट्रायल एंड एरर जिसमें हम किसी चीज़ को सीखने के लिए कई कोशिशें करते हैं, उसमें से कुछ जो कोशिशें हमारी अनसक्सेसफुल या अनफ्रूटफुल साबित होती हैं उन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जाते हैं, कामयाब ट्रायल्स को दोहराते जाते हैं। तब तक हम ये प्रोसेस जारी रखते हैं जब तक हम उस काम को करना सीख ना लें। तो इस मेथड को हम लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर कहते हैं। ठीक है जी। ट्रायल मतलब कोशिश करना और एरर मतलब गलती करना, बार बार कोशिशें करना, गलतियां करना और आखिरकार उनमें से सक्सेसफुल ट्रायल्स की मदद से अल्टीमेटली उस अपने पर्पज़ को या जिस भी टास्क को हम सीखना चाह रहे हैं उसको लर्न कर लेना। तो इसके लिए जब हम ये कोई तरीका अख्तियार करते हैं तो इसे हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। यानी trial and error is a method of learning in which various responses are tentatively tried, some are discarded until a solution is attained। कई जो ट्रायल्स हैं, कई कोशिशें हम वक्ती तौर पर आजमाते हैं, उनमें से जो गलत साबित होती हैं उनको छोड़ते जाते हैं, सही को दोहराते जाते हैं, आखिरकार सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, यानी उस काम को करना सीख लेते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से जिस काम का आमतौर पर हमें बिल्कुल कोई आइडिया ना हो उसके लिए हम ख़ास तौर पर ट्रायल एंड एरर का मेथड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर आपको कोई पहली मरतबा कोई बॉक्स दे दिया जाए, कोई पज़ल बॉक्स, कोई किसकी जी ओपन करें या कोई इस तरह की टास्क दी जाए तो आप रैंडम ट्रायल स्टार्ट कर देते हैं। आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता, आप रैंडम ट्रायल स्टार्ट करते हैं, उसमें से जिस तरफ भी आपको ज़रा सी सक्सेस महसूस होती है आप उस अपने ट्रायल को दोबारा दोहराते हैं, और जिस तरफ ज़रा भी सक्सेस महसूस नहीं होती है, जो ट्रायल बिल्कुल अनसक्सेसफुल होता है, उसको आप छोड़ देते हैं, आखिरकार उस टास्क को करने में आप कामयाब हो जाते हैं। तो इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। पहले हम इसकी कुछ जो थ्योरेटिकल बेसिस हैं उसको डिस्कस करते हैं, लास्ट में मैं इसको हम कब इस मेथड के ज़रिए सीखते हैं या कौन बेसिकली इस मेथड के ज़रिए सीखता है, कब सीखता है, उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक इज़ फेमस फॉर हिज मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड को इस्तेमाल किया था, इस पर रिसर्च की थी, और इसी की रिसर्चेस की बेस पर हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट पेश किया था B.F. स्किनर ने। ठीक है जी। तो E.L. थॉर्नडाइक ने कैट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कंडक्ट किए थे। ही क्लोज्ड अ हंग्री कैट इन अ पजल बॉक्स, ही लॉक्ड अ हंग्री कैट इन अ पजल बॉक्स एंड पुट अ पीस ऑफ मीट outside the puzzle box as an incentive for the cat, so that the cat may try to learn to come out of the puzzle box and achieve that incentive to remove its hunger or to satisfy its hunger। ठीक है जी। यानी इसने एक भूखी बिल्ली को एक पज़ल बॉक्स के अंदर, जिसे हम गोरख धंधा कहते हैं, जिसमें से हमको रास्ता ढूंढना, बचपन में शायद आपने इस तरह की वो गेम देखी हो जिसमें मुख्तलिफ रूट्स बने होते हैं, बाज़ रूट जो उनसे वो एंड हो जाते हैं, वो ब्लैंक एंड उनका एक क्लोज्ड एंड हो जाता है। कुछ रूट, 1-2 रूट होता है जो सही होता है, उसमें से हम पहुंचकर आखिरकार एक एग्जिट तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह का एक पज़ल बॉक्स था जो इस्तेमाल किया था E.L. थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में, और इसने एक हंग्री कैट को उसमें लॉक किया, और वो ऑब्वियसली पज़ल बॉक्स वो कोई ग्लास वगैरह का आप समझ लें कि होगा, जिसमें से जो कैट है वो पीस ऑफ मीट को बाहर से देख सकती थी। अब उसने उसमें से बाहर आने की कोशिश करनी थी और उसमें से रास्ता सीखना था बाहर निकलने का। ठीक है जी। तो ताकि वो अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए उसके लिए बाहर एक इंसेंटिव मौजूद था, पीस ऑफ मीट।
ठीक है, गोश्त का टुकड़ा था जो उसने हासिल करना था, इस वजह से उसने सीखना था। तो इसमें आपको एक इशारा मिल रहा है क्योंकि इसमें एक इंसेंटिव है, एक रीइंफोर्समेंट है, जिसके हसूल के लिए कैट ने इस गोरख धंधे से या इस पज़ल बॉक्स से बाहर आना सीखना था। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की बेसिकली एक टाइप होती है, ठीक है जी। ये जो मेथड है बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है। तो इसमें कैट ने अल्टीमेटली पहले तो उसने इधर उधर की कोशिश शुरू की, मुख्तलिफ रूट्स अपनाए, बहुत से वो क्लोज्ड एंड्स की तरफ गई, बंद रस्तों की तरफ गई, लेकिन आखिरकार उसने उस पज़ल बॉक्स में से निकल कर और उस पीस ऑफ मीट तक पहुंच गई, यानी उसको उस पज़ल बॉक्स में से सही रास्ता ढूंढना सीख लिया। फिर नेक्स्ट टाइम ये कोशिश से बार बार करवाई गई, अल्टीमेटली उसने उसको परफेक्टली जो पज़ल बॉक्स के अंदर सही रूट था वो उसने डिस्कवर कर लिया। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ट्रायल एंड एरर का जो मेथड है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो E.L. थॉर्नडाइक ने पेश किया। अपनी इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर E.L. थॉर्नडाइक ने लर्निंग के 2 बड़े इंपॉर्टेंट लॉज भी प्रेजेंट किए। वो 2 लॉज है जी, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। E.L. थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जब किए कैट्स वगैरह पर और ये लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर का मेथड पेश किया, तो इसी दौरान उसने लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट भी पेश किया, जिसका मतलब है कि हम उन कामों को करना ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं जिनका इफ़ेक्ट प्लेजेंट होता है बनिस्बत उन कामों के जिनका इफ़ेक्ट अनप्लेजेंट होता है, या प्लेजेंट इफ़ेक्ट वाले हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम ज़्यादा रिपीट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट जिनका हो, और इसलिए प्लेजेंट इफ़ेक्ट वालों को फिर लर्न भी जल्दी कर लेते हैं। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट रिस्पॉन्सेज विद pleasant effect are repeated more than the responses with unpleasant effect and thus learnt quickly। ठीक है जी, यानी वो रिस्पॉन्सेज जिनका प्लेजेंट इफेक्ट हो उन्हें हम जल्दी सीख लेते हैं बनिस्बत अनप्लेजेंट इफेक्ट वाले रिस्पॉन्सेज के मुकाबले में। ठीक है जी, तो ये इसे हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। जिस भी चीज़ का हम पर अच्छा असर पड़ता है, बेसिकली हमें जो चीज़ पसंद होती है उसी को हम लर्न करना सीखते हैं। हमारा बेसिकली जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, ये आपको इस तरफ एक इशारा मिलता है कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जो जनरली हमारे लिए रीइंफोर्सिंग है, जिससे हमें अट्रैक्शन मिलती है, जो हमें बेसिकली मीनिंगफुल महसूस होती है हमारे लिए, जो जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस काम को हम ज़्यादा दोहराते हैं। जो हमारे लिए लेस मीनिंगफुल हो, लेस इंपॉर्टेंट हो, लेस रीइंफोर्सिंग हो, उसको ऑब्वियसली ना हम रिपीट करते हैं, ना ही उसको सीखते हैं उतना अच्छा। इसीलिए वो तमाम कॉन्सेप्ट्स, वो तमाम बातें जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई ताल्लुक़, फ़ायदा, इस्तेमाल होता है, आप उनको सीख लेते हैं, और जिन चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं, कोई उनका आपके ऊपर कोई प्लेजेंट इफेक्ट नहीं, उनको आप या तो लर्न करते नहीं हैं, और अगर किसी हद तक लर्न कर भी लें तो वो बड़ा टेंटेटिव किस्म की लर्निंग होगी, जल्दी आप उसे भूल भी जाएंगे। तो इसे हम लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कहते हैं। तो पहले आपको ये किसी भी चीज़ को सीखने के लिए देखना पड़ेगा कि ये चीज़ आपके लिए कितनी मीनिंगफुल है, कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। दूसरा जी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज बड़ा ही सिंपल सा लॉ है जी, कि थिंग्स दैट आर रिपीटेड मोर आर लर्नड बेटर। जो चीज़ जितनी, या लर्निंग अकर्स ड्यू टू रेपिटिशन ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी लर्निंग जो है वो किसी भी रिस्पॉन्स को बार बार दोहराने से वक़्फ़ पज़ीर होती है। यानी किसी भी काम को अगर आप करना सीखना चाहते हैं कि ये मुझे काम, कोई भी काम है, चाहे जितना मर्जी आसान या मुश्किल हो, अगर आप उसे करना सीखना चाहते हैं तो उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो रेपिटेशन है। जितनी ज़्यादा दफ़ा आप किसी चीज़ को दोहराएंगे उतना अच्छा कर लेंगे, चाहे वो कोई भी काम हो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं, जितना ज़्यादा उस पर टाइम लगेगा, जितना रिपीट करेंगे, आप चाहते हैं आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए तो उस पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी काम जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, जितनी ज़्यादा रेपिटेशन की जाए, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की जाए, उसको अल्टीमेटली आप करना सीख जाएंगे। ठीक है जी, और उसमें वो रिफाइंड भी हो जाएगा ज़्यादा। तो इसे हम लॉ ऑफ रेपिटेशन या एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट लॉज भी E.L. थॉर्नडाइक ने पेश किए थे अपनी इन रिसर्चेज़ के रिज़ल्ट में। ठीक है जी, एक रिज़ल्ट के तौर पर। और इसके अलावा E.L. थॉर्नडाइक के अलावा वर्ड्सवर्थ ने भी लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर पर काम किया था, ऑलमोस्ट उसी इरा में जिस इरा में E.L. थॉर्नडाइक ने किया था। बाज़ का मानना है कि शायद उससे भी पहले इस तरह से का कॉन्सेप्ट वर्ड्सवर्थ ने पेश किया था। तो वर्ड्सवर्थ का भी यही मानना था, वर्ड्सवर्थ का कि जी लर्निंग अकर्स ड्यू टू दी
रिपीटिशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मुख्तलिफ ट्रायल्स आजमाते हैं, उनमें से जो सक्सेसफुल ट्रायल्स उनको हम रिपीट करते हैं और अनसक्सेसफुल जो ट्रायल्स हैं उन्हें हम छोड़ते जाते हैं, डिस्कार्ड करते जाते हैं। आखिरकार हम उस चीज़ के सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। ऑलमोस्ट सेम टू सेम बात वर्ड्सवर्थ ने भी की थी। और वर्ड्सवर्थ का मानना था कि जो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर है, इसके लिए इंटेलिजेंस की बहुत कम ज़रूरत होती है, ये इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्वियसली इसमें हम रैंडम एक ट्रायल्स बार बार कोशिशें करते हैं, उन कोशिशों का हमें भी नहीं पता होता कि इनका क्या नतीजा निकलेगा, बस हम कोशिश कर देते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट निकले तो उस कोशिश को दोहरा लेंगे, अगर अच्छा रिजल्ट ना निकले तो उस कोशिश को या उस ट्रायल को हम डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। इस तरीके से आखिरकार उस टास्क को लर्न करना हम सीख लेंगे या उस टास्क को हम सीख लेंगे। ठीक है जी। तो इसके वर्ड्सवर्थ का मानना था कि जो एनिमल्स हैं बेसिकली वो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर के तरीके से ही सीखते हैं। ऑल्दो कि लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर जो उनसे ह्यूमंस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेनली जो एनिमल्स हैं वो प्योरली लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर का मेथड इस्तेमाल करते हैं। वो रैंडम ट्रायल्स करते हैं, उसमें से अगर सक्सेसफुल हो तो उनको रिपीट करते जाते हैं, अगर अनसक्सेसफुल हो तो उन्हें डिस्कार्ड करते जाते हैं। ठीक है जी। तो लेकिन इसके अलावा जो हमारी यंग बेबीज़ हैं, यानी ह्यूमंस में भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर के तरीके से ही सीखते हैं। इसके अलावा जो ग्रोन अप ह्यूमन बींग्स हैं वो भी इस मेथड के ज़रिए सीखते हैं, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस, मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करके ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी सक्सेसफुल ट्रायल्स को याद रख सकते हैं और अनसक्सेसफुल को आसानी से छोड़ सकते हैं। सक्सेसफुल को याद रखना उनके लिए आसान है और अनसक्सेसफुल ट्रायल्स वो सारे के सारे आजमाते ही नहीं। बाज़ ट्रायल्स को तो अपनी इंटेलिजेंस की मदद से वो ट्राई नहीं करते, वो पहले से इनको अंदाज़ा हो जाता है कि इस ट्रायल को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उनको बहुत कम ट्रायल्स लगते हैं किसी चीज़ को सीखने में बनिस्बत एक बहुत छोटे बच्चे के या एक जानवर के। जो ग्रोन अप ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह का इस्तेमाल करके ट्रायल एंड एरर मेथड ज़्यादा रिफाइंड तरीके से उसको उस काम ले लेते हैं उसे, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इस्तेमाल हम सभी बहरहाल उसका कहीं ना कहीं करते हैं, ख़ास तौर पर ऐसी टास्क्स जिनके बारे में हमें बिल्कुल कोई आइडिया ना हो, वो चीज़ कभी हमने देखी सुनी ना हो, उस काम को जब हमें करने के लिए या सीखने के लिए कहा जाएगा तो हमें इनिशियली ट्रायल एंड एरर मेथड का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है जी। छोटे बच्चे इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं और जानवर तो सीखते ही ट्रायल एंड एरर मेथड के ज़रिए। ठीक है जी। इसके अलावा हम लर्निंग बाय इनसाइट की बात करेंगे और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या मॉडलिंग भी उसे कहते हैं, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये तीनों मेथड्स हम इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपने फोकस करना है ट्रायल एंड एरर मेथड पर। ये मेथड्स हैं, ये याद रखिएगा, ये लर्निंग के मेथड्स हैं। मेथड कोई भी हो सकता है, लेकिन टाइप्स लर्निंग की दो ही हैं। हर मेथड के अंदर वही दोनों टाइप्स में से कोई टाइप इन्वॉल्व होगी, या क्लासिकल कंडीशनिंग या ओपरेंट कंडीशनिंग। माइंड हमारे में कंडीशनिंग ही होती है, रिस्पॉन्सेज के दरमियान लिंक बनता है या स्टिमुलाई के दरमियान लिंक बनता है। ठीक है जी। तो वो लिंक या एसोसिएशन या कंडीशनिंग का प्रोसेस ही पीछे होता है। मेथड चाहे कोई भी हो, चाहे वो ट्रायल एंड एरर हो, चाहे वो लर्निंग बाय इनसाइट हो, चाहे वो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या मॉडलिंग हो, या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सब में टाइप्स क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग ही इन्वॉल्व होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।